ओके। हेलो राणा, अर्णब, पिनाकी, आकाश, अभय, गुड इवनिंग। अभय प्रताप सिंह, प्रणाम। कैसे हो सब लोग? आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली जाके शेयर कर लो। सबको आने के लिए बोलो ऑनलाइन। गुड इवनिंग शिविन, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग विष्णु। सब लोग रेडी हो सेशन के लिए? लाइक शेयर डन, वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच पिनाकी। पिनाकी ने जैसे किया है, सब लोगों को लाइक शेयर कर दो। अपने सारे जूनियर्स को बताओ, स्पेशली जूनियर्स को। अगर कोई सीनियर्स भी दे रहे हैं CSR नेट, गेट, IIT जैम, तो उनको भी बता देना कि ये लेक्चर्स चल रहे हैं। यस, थैंक यू सुमन। गुड इवनिंग शिखा। गुड इवनिंग प्रज्ञा। ओके, बाकी लोग कहाँ हैं? सबको बुलाओ यार। सिर्फ 15 लोग हैं अभी तक ऑनलाइन। और लोगों को बुलाओ, अपने सारे दोस्तों को बुलाओ। आज हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है क्वांटम टनलिंग। ओके, जो टनलिंग इफेक्ट्स होते हैं वो कभी जनरली आपके कॉलेज में भी पढ़ाते नहीं हैं, MSc में भी नहीं पढ़ाते हैं, BSc में भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं कई बार। तो ये एक टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग शिबा। सुमित, गुड इवनिंग। क्वांटम का फैंटम, हाँ, क्वांटम के फैंटम को भगाना है हमें। राइट, क्वांटम के फैंटम से डरना नहीं है। और एक और चीज़ मुझे आपको फिर से बतानी है कि 5 सितंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 1 सितंबर से पहले एनरोल करते हो तो आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट है। 20,000 नॉर्मल फीस है, उसकी फीस 15,000 हो जाएगी अगर आप 1 सितंबर से पहले एनरोल कर रहे हो। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, क्योंकि सिर्फ 5 महीने बचे हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। 5 महीनों का अच्छा आप प्लानिंग करोगे, अच्छी तरह से एक सिस्टमेटिक वे में आप प्रिपरेशन करोगे तो गेट का एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर दोगे। सिर्फ क्रैक नहीं करोगे, अच्छा रैंक भी ले आओगे। ठीक है, गेट का एग्ज़ाम याद रखिए, सिर्फ क्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा रैंक लाना भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो उसके लिए ये बैच जो है 5 सितंबर, इस बैच में हम प्रॉपरली गेट पैटर्न पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस बार गेट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। MCQ और NAT तो आते ही थे, इस बार से MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब मोर देन वन कुड बी करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ठीक है, तो ये नया पैटर्न जो है, इस नए पैटर्न से ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे वो उसी नए पैटर्न से किए जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर दिस बैच अर्ली। जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है। 1 सितंबर से पहले आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट है। 25% मतलब 100 रुपये में से 25 रुपये आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 5,000 रुपीज़ का सेविंग है। बहुत सुनहरा मौका है, इमीडिएटली जाके एनरोल कर दो। ओके, गुड इवनिंग पल्लवी, गुड इवनिंग वेंकटेश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वांटम टनलिंग। ठीक है, क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग करने से पहले लास्ट क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया था वो थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था और 3 डायमेंशनल बॉक्स के वेव फंक्शंस देखे थे और एनर्जी लेवल्स देखे थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शंस का जो पूरा फॉर्मूला है, उतना फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि वेव फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको मेनली ध्यान में रखना है। वेव फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, मगर एनर्जीज जो होती हैं
ये जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज है ये आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मगर सिर्फ याद रखना है कि 3 अलग अलग क्वांटम नंबर्स हैं, nx, ny और nz, और ये यूज़ करके आप एनर्जीज भी कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जीज कैसे कैलकुलेट करोगे? nx, ny, nz में 1D बॉक्स की अगर एनर्जी आपने लिखी तो तीनों एनर्जीज का एडिशन जो होगा वो आपको टोटल एनर्जी देगा। ठीक है, सो दिस इज 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब उसमें भी 2 तरह के बॉक्सेस होते हैं, एक है क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स में सारे साइड्स जो हैं अलग अलग रहेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वहाँ पे a² b² c² आएगा। मगर क्यूबिक बॉक्स होगा, मतलब सारे जो लेंथ है बॉक्स के वो जब सेम रहेंगे तो वो a² बाहर आ सकता है और अंदर ये बचेगा nx² + ny² + nz²। and this term is what we use to create the Aufbau rule for 3D boxes। 3D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स के लिए जो ऑफबाउ रूल बनाते हैं वो nx² + ny² + nz², ये वाला पार्ट यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग एनर्जीज आपने कैलकुलेट की तो उसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह दिखता है। ओके, द एनर्जी लेवल डायग्राम लुक्स डीजेनरेसी इज नोट आपकी ये ग्राउंड स्टेट में डीजेनरेसी 1 है, एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी 3 है, सेकंड एक्साइटेड है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भी 3 है, फोर्थ में डीजेनरेसी 1 है। ठीक है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में सिंगली डीजेनरेट या फिर नॉन डीजेनरेट वेव फंक्शन रहेगा, मगर उसके बाद वाला 6th एक्साइटेड स्टेट है उसका डीजेनरेसी 6 होगा। तो इसमें हमने क्या देखा है कि सारे क्वांटम नंबर जब अलग अलग होते हैं तो डीजेनरेसी 6 आएगा, सारे 2 क्वांटम नंबर सेम है एक अलग है तो डीजेनरेसी 3 आएगा, और सारे क्वांटम नंबर्स सेम है तो डीजेनरेसी 1 आएगा। ओके, सो दिस इज वन सिंपल ट्रिक टू कैलकुलेट डीजेनरेसी। और हमने लास्ट क्लास के एक एग्जाम्पल में एक्सीडेंटल डीजेनरेसी क्या होता है उसका भी एक एग्जाम्पल देखा था कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी 3 अलग अलग वैल्यूज आते हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वैल्यू सेम लेके भी सेम एनर्जी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल 27E0, तो 511, 151 और 115, मगर इसके साथ साथ 333 ये भी 27E0 देगा, तो उस टाइम पे डीजेनरेसी 4 है, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सीडेंटल डीजेनरेसी। सो डेली हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर गेट एग्जाम प्रिपरेशन। देखो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑलरेडी कौन सा स्टेज है प्रिपरेशन का। अगर आपने पूरा सिलेबस ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुके कवर कर चुके हो तो रिवीजन के लिए आपको सिर्फ टाइम चाहिए, तो डेली 2 घंटे भी काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको पूरा पढ़ना है अगले 5 घंटे अगले 5 महीनों के लिए, अगर आपको पूरा गेट का सिलेबस पढ़ना है तो आपको दिन में 8 घंटे भी कम पढ़ने वाले हैं, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। मगर एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करो, थियोरी कम पढ़ो, क्योंकि थियोरी जनरली आपको सबको पता होती है, एमएससी में आपने पढ़ी होती है थियोरी, तो आपको फिर से जाके वो थियोरी पढ़ने की कम ज़रूरत होती है। मगर जो थियोरी पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उनको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करें ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ओके, सो इसीलिए हमने कई सारे रेफरेंस बुक से प्रॉब्लम्स लेकर बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल भी बना है, उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे हैं। सो दोज आर सम थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो सॉल्व करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने गेट के लिए एक सीरीज शुरू की है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन दबाओ, तो हम एक सीरीज़ कर चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ मैंने किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अविनाश सर ने किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नदीम सर ने किया है, और वही सीरीज़ हम कंटिन्यू भी करेंगे। ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने आवर्स पढ़ना है ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है और कितना बचा है। ठीक है, सो आइडियली ये याद रखो कि आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा है, जितना आप दे सकते हो उतना करो। मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जॉब कर रहे हो या फिर आप फुल टाइम एमएससी स्टूडेंट हो, तब आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलता है, तो मिनिमम 2 घंटे रोज़ एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए गेट के लिए। और पढ़ना है मतलब क्या है, आपको नए चीज़ें
हमेशा बार बार पढ़नी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्व करो और रिविजन करते रहो। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपने जो भी पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते जाओ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के आप गेट क्रैक कर पाओगे, मगर अच्छा रैंक, जो सफिशिएंट रैंक होता है पीएसयूज में, ओएनजीसी के जॉब के लिए फॉर एग्जांपल, या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए, वो अच्छा रैंक लाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा रैंक लाने के लिए सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री ही नहीं, आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी पढ़ना है। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फुल सिलेबस पढ़ना है। कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है, तो वो पार्ट छोड़ दो, वो पार्ट ज्यादा ध्यान से मत पढ़ो, उसमें से जो सिंपल टॉपिक्स है पढ़ो। उसके अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आपको सिंपल लगते हैं वो टॉपिक्स पढ़ना शुरू करो, ठीक है। सेम गोज फॉर पीपल हु हैव एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन, ठीक है। आपको लगता है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे फुल करनी है, बाकी नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। दिस इज नॉट ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपका अच्छा रैंक लाना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट ठीक से करने हैं। इनफैक्ट इवन एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको ठीक से करना है, मगर 100% करना है जरूरी नहीं है। आपने अगर 50-50% भी किया, सिर्फ सिंपल टॉपिक्स आपने चूज किए, आपको जो टॉपिक सिंपल लगते हैं वो चूज किए, उनका प्रिपरेशन अच्छे से किया तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। आपका अच्छा रैंक डेफिनेटली आएगा प्रोवाइडेड दैट यू प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और रिवाइज करते रहोगे। कि मतलब आज पढ़ा है और 2 महीने बाद भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यू शुड रिवाइज रेगुलरली ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ऐसा भी नहीं है कि आज सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करूंगा, आज मूड नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का, ठीक है, मूड नहीं है इनऑर्गेनिक का, ओके नो प्रॉब्लम, मगर इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा रिवाइज करो, 15 मिनट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा रिवाइज करो, उसके बाद जो करना है करो, फिजिकल केमिस्ट्री करो, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं अभय प्रताप सिंह, 1D बॉक्स का डीजेनरेसी भी बता दीजिए। 1D बॉक्स में डीजेनरेसी होती ही नहीं है, एवरीथिंग इज सिंगली डीजेनरेट, ठीक है। ऑल वेव फंक्शंस हैव डिफरेंट एनर्जीज, तो वहां पे डीजेनरेसी का कोई किस्सा ही नहीं है। ऑलराइट, सो 1D बॉक्स बहुत इजी है। वाई वेव फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड वेयर एज एनर्जी आर एडिटिव। जाकिर, आपको ये क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में दिया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हमारे जो इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को देखो, ओके। जो लाइव लेक्चर्स हुए हैं, लाइव लेक्चर का सीरीज हमारे चैनल पे होगा, तो इसके पहले के 2 लेक्चर्स हैं वो देखो। मैंने ये एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वेव फंक्शंस मल्टीप्लाई क्यों होते हैं, एनर्जीज ऐड क्यों होते हैं। एनर्जीज ऐड क्यों होते हैं, इसका एक सिंपल रीजन है कि एनर्जी को मल्टीप्लाई किया तो यूनिट गलत हो जाएगा, वो जूल इंटू जूल इंटू जूल जूल क्यूब हो जाएगा। वेराज हमें एनर्जी का यूनिट सिर्फ जूल्स चाहिए, तो जूल्स को ऐड ही करना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट देन, गुड इवनिंग प्रभा एंड गुड इवनिंग पंकज। तबीयत बहुत बुरा हाल है सर, यहाँ पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई स्लो हो। ओके, तपन जी, आपको याद है मैं हमेशा कहता रहता हूँ खरगोश और कछुए की कहानी याद रखो, ओके। खरगोश की तरह स्प्रिंट नहीं करना है, एकदम लास्ट मंथ में जोरदार दौड़ना नहीं है। बुरा हाल है, नो प्रॉब्लम, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, मगर रोज करो, ठीक है। आज मूड नहीं है इसलिए आज थोड़ा ब्रेक लिया, मत करो, कम पढ़ो, ठीक है। संडे है, दोस्त घूमने जाने वाले हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, वापस आओ, 1 घंटा रिवाइज कर लो। कभी कभी तो आप घूमने जा रहे हो, मतलब मैंने ऑलमोस्ट मेरी सारी पढ़ाई जो है मैंने ट्रैवल के टाइम की है ना। कि मतलब मैं घर जा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से घर जा रहा हूँ, मेरा घर यूनिवर्सिटी से 13 किलोमीटर दूर था और मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लगता था घर जाने के लिए। तो मैं गाड़ी चलाते वक्त दिमाग में ही रिवाइज कर लेता था कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। इतना सिर्फ करके घर जाके एक बार मेरे नोट्स पढ़ लिए ना, मेरे दिमाग में वो फिट हो जाएगा। 1 हफ्ता बाद एक बार पढ़ लूँ, सब याद आ जाएगा, कुछ भी नहीं भूलूंगा मैं, ठीक है। तो रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिए कि रिवीजन करने के लिए आपके सामने बुक होना जरूरी नहीं है, आप अपनी मेमोरी से भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के अगर मुझे फॉर एग्जांपल 1D बॉक्स रिवाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बुक भी नहीं खोलूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे बैठा रहूंगा। 1D बॉक्स का वेव फंक्शन क्या होता है, ओके, √2/a sin n pi x by a, ठीक है। उसका एनर्जी क्या होता है, n²h² हो गया 1D बॉक्स का रिवीजन। और क्या है इसमें, तो एनर्जी लेवल्स का डायग्राम अपने दिमाग में ही अपनी आंखों के सामने ले आओ, हो गया 1D बॉक्स का रिवीजन।
और कुछ करना ही नहीं है, घर जाके इमीडिएटली 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, आपको इमीडिएटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका 1D बॉक्स हो गया है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना खुद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए रिविजन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग राम, वेलकम टू दिस लेक्चर, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वांटम टनलिंग। ये टॉपिक जो है, आप में से कितने लोगों को ये टॉपिक इजी लगता है, कितने लोगों को टॉपिक ये डिफिकल्ट लगता है, और कितने लोगों को पता ही नहीं है कि डिफिकल्ट है या इजी है क्योंकि पल्ले ही नहीं पढ़ा है कभी। क्या है मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या लगता है आपको, ये टॉपिक इजी है, डिफिकल्ट है, क्या है? I have just qualified GATE 2020 but rank was poor. Just qualifying GATE, does this help me anywhere? Yes, it does help you, क्योंकि आपके CV पे GATE qualified ऐसा आ जाता है। उसको अगर उससे अगर सामने वाला impress हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल अगर जॉब इंटरव्यूज़ की बात करो तो जॉब इंटरव्यूज़ में सिर्फ क्वालिफाई होना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छा रैंक लाना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। So yeah, okay, Nishtha thinks that this is the most difficult topic in quantum. Okay, quantum tunneling is the most difficult topic, ठीक है। बाकियों को क्या लगता है, समझ में ही नहीं आता। ओके, बाकियों को क्या लगता है, सुमित, राम, पंकज, जाकिर, प्रभा, क्या लगता है आपको? इजी तो पता नहीं पर टनलिंग हार्ड नहीं लगता है। ओके, दिस इज जस्ट अ मॉडरेट टॉपिक, ठीक है, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, यस पिनाकी, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूरी है, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड जोक। एवरेज टॉपिक, ठीक है, समझ नहीं आया। ओके, शिखा को भी समझ में नहीं आया। ऑलराइट, तो क्वांटम टनलिंग में एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आपको याद है कि हमने 1D बॉक्स के लिए एग्जांपल क्या लिया था? एक ब्रिज है, नदी के ऊपर एक ब्रिज है, और उस ब्रिज पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे एक गेट है, और यहाँ से ऐसे नदी बह रही है। ओके, नदी तो ब्लू होती है ना, ब्लू कलर में होनी चाहिए। नदी इस तरह बह रही है और इस तरफ है एक शेर, जो भी है। अच्छा, ये शेर कम और कॉकरोच ज्यादा लग रहा है। ओके, एक मिनट। ऑलराइट, उस तरफ भी एक शेर है, मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शेर को तो पूंछ भी होती है ना, पूंछ ड्रॉ करना भूल गया। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था हमारा 1D बॉक्स। ऑलराइट, अब इसमें हमने क्या कहा था कि मैं ब्रिज को पार करके उस तरफ बाहर निकल ही नहीं सकता, इस तरफ भी नहीं निकल सकता, है ना, करेक्ट। तो अब इस बॉक्स को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? अब यहां से मैं एक सीढ़ी लगा देता हूं, यहां से भी एक सीढ़ी लगा देता हूं, ठीक है, और यहां से एक ऊपर जाके इस तरफ जाने के लिए एक रास्ता बना देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, अब सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकता हूं और इस तरफ जाके शेर से बच सकता हूं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? वेयर इज एवरीवेयर, वेयर इज एवरीवेयर, पता नहीं। ओके, सो हमने क्या किया है, पहले क्या था, ये जो बैरियर था, ये बैरियर में क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका हाइट तो बहुत ज्यादा है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे और यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दी है। ओके, सीढ़ी लगाने की वजह से क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर चढ़ सकता हूं, और ऊपर यहां से उस तरफ जाने के लिए, यहां से भागने के लिए मेरे लिए अब रास्ता है, ठीक है। यहां से भागने के लिए अब मेरे पास एक रास्ता है। नेट क्या है ना ये, अच्छा नेट का बैच है ना ये, नेट और गेट एक ही है, IIT जैम भी आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है। तो नेट के लिए भी यूजफुल रहेगा, गेट के लिए भी यूजफुल रहेगा। जो बैच मैंने आपको बताया था वो गेट के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो नेट का भी बैच है, 5 सितंबर को ही स्टार्ट हो रहा है। IIT जैम का भी बैच है, 5 सितंबर को ही स्टार्ट हो रहा है।
स्पेसिफिक गेट का भी बैच है जो 5 सितंबर को ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, टीचर्स डे के ओकेजन पे स्टार्ट कर रहे हैं, मगर 1 सितंबर से पहले एनरोल कीजिए, आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ये जो मानसून का सीजन है, अगर कहीं घूमने जाना है तो जो 5,000 रुपये आप सेव कर रहे हो यूटिलाइज कर लो, कहीं पे घूम के आओ। अगर घूम जानते वक्त सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नहीं तो कोरोना की वजह से रोना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने क्या किया है, पहले हम फंस गए थे बॉक्स के अंदर, अब बॉक्स के बाहर आने के लिए हमने एक रास्ता ढूंढ लिया है। ओके, 2 सीढ़ियाँ ले लिए हैं वहाँ पे, और उन सीढ़ियों को लेके उन सीढ़ियों पे चढ़ के हम बाहर जा सकते हैं। करेक्ट, उन सीढ़ियों पे चढ़ के हम बाहर जा सकते हैं। ये हो गया पार्टिकल इन अ बॉक्स, बट पार्टिकल इन अ बॉक्स विथ फाइनाइट पोटेंशियल वेल। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे, we will call this a finite potential well. Okay, finite potential well. ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या है, आप और नदीम सर मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू निष्ठा। यस, ऑलराइट। तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होती है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल मतलब पहले हमने क्या किया था, 1D बॉक्स को इस तरह ड्रॉ किया था और यहाँ पे v इक्वल टू इनफाइनाइट लिख दिया था, यहाँ पे भी v इक्वल टू इनफाइनाइट लिख दिया था और सेंटर में v इक्वल टू 0 लिख दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल था इसलिए हमने उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर कह दिया था। ओके, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कितना ऊंचा है पता भी नहीं है, जितना कह सकते हो उतना ज्यादा ऊंचा है, तो बाहर निकलने के चांसेस ही नहीं है पार्टिकल को। ठीक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। अगर फाइनाइट पोटेंशियल वेल होगा तो, फाइनाइट पोटेंशियल वेल होगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इनफाइनाइट हमने लिखा है इस इनफाइनाइट को निकाल देते हैं और इसको v0 कह देते हैं, इसको v0 कह देते हैं। मतलब अब इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है पोटेंशियल का। ओके, एक स्पेसिफिक हाइट है, उस हाइट तक ये पोटेंशियल जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल ये जो हाइट है ये हाइट चढ़ सकता है तो पार्टिकल इस बैरियर के बाहर जा सकता है। ठीक है, पार्टिकल में ये बैरियर चढ़ने जितनी एनर्जी अगर आ गई तो पार्टिकल इसके बाहर जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल आपको पता है, फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर का कोई एग्जांपल आपको पता है? पता है तो बताओ मुझे एक एग्जांपल। गुड इवनिंग योगेश, ओ थैंक यू राहुल। बेस्ट टीचर तो नहीं कहूंगा, मुझे लगता है नदीम सर मुझसे कई ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है नदीम सर बेस्ट टीचर होने चाहिए, और अविनाश सर भी, एक्चुअली अविनाश सर भी मुझसे कई ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कुछ सीखना है मुझे भी उनसे। ऑलराइट, यस, आप और नदीम सर। अच्छा, और आपने अमोल सर के, हमारे अमोल सर के लेक्चर्स तो आपने सुने ही नहीं है अभी तक। अमोल सर लाइव आना शुरू हो जाएंगे फिर देखना क्या हाल होता है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी हो जाएगा कि बस पूछो मत। हर्षिल पूछ रहे हैं क्वांटम पूरी पढ़ोगे? यस, हम लोग जो एग्जाम के लिए जो इजी टॉपिक्स हैं, जो अच्छे वेटेज वाले सारे टॉपिक्स हैं वो तो डेफिनेटली करा रहे हैं। ठीक है, सो क्या कोई जानता है कि इसका कोई एग्जाम्पल है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप? वेल इन एग्जाम्पल, यस, हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे। यस, एब्सोल्युटली। कौन कौन है? अभय, शिखा, थैंक यू शिखा। कोई नहीं जानता एग्जाम्पल? अच्छा, आपने ऐसा कुछ डायग्राम देखा है कहीं भी? आपने कभी ऐसा कोई डायग्राम देखा है? ये डायग्राम किसका है बताओ, ये डायग्राम किसका है बताओ। गुड इवनिंग अमरजीत। मिलिट्री बेस, अच्छा मिलिट्री बेस का डायग्राम नहीं है। केमिस्ट्री में ये डायग्राम कहाँ पे देखा है आपने? ओ अच्छा, मिलिट्री बेस आप एग्जाम्पल कह रहे हो, मिलिट्री बेस में क्या एग्जाम्पल होगा इसका? फाइनाइट पोटेंशियल वेल का कैसा एग्जाम्पल? वेंकटेश, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मिलिट्री बेस? जैम के लिए कितने लेक्चर टेक करेंगे क्वांटम में?
अरे ये सारा जैम के लिए एकदम यूजफुल है, जैम में 1D बॉक्स का पार्ट है, एग्जैक्टली यही सिलेबस है जैम में क्वांटम मैकेनिक्स का। ओके, हाइड्रोजन एटम, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2s, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2s, यस। एक और जगह पे आपने ये देखा है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, करेक्ट। बॉन्ड्स में जो एटम्स होते हैं, एटम्स इस पोटेंशियल में ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है। अब एटम को अगर कोई भी एटम इस पोटेंशियल के अंदर ट्रैप्ड है तो वो यहां से तो बाहर निकल सकता है, यहां से बाहर निकल गया तो हम क्या लिखते हैं, वी कॉल इट आयोनाइजेशन, और रादर नॉट आयोनाइजेशन, व्हाट वी कॉल इट इज डिसोसिएशन। अगर यहां से बाहर निकल गया तो उसको कहते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। और यहां से बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इस तरफ आप देख रहे हो कि ये पोटेंशियल बैरियर जो है इसका हाइट इनफाइनाइट है, मगर इस तरफ आप देख रहे हो कि ये जो एक्स एक्सिस का लाइन है उसके ऊपर नहीं जा रहा, इसीलिए डिसोसिएट करना है तो बॉन्ड्स को, एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाना है, दूर ले जाओगे तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, करेक्ट, यस एब्सोल्युटली, दिस इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, करेक्ट। तो ये जो है फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में आपने जो देखा है उसी का एक स्पेशल केस है, ऐसा मान सकते हो आप, ओके, उसी का एक स्पेशल केस है। नॉर्मली हमने जो भी केमिस्ट्री के 1D बॉक्स के जो एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं, फॉर एग्जांपल 1D बॉक्स के लिए हमने नैनो वायर या फिर ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल कंसिडर किया था, तो दैट एग्जांपल इज एक्चुअली नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि उससे भी इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज एन आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पॉसिबल है, इसीलिए वो सारे एग्जांपल्स जो हैं वो फाइनाइट पोटेंशियल वेल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसमें याद ये रखना है आपको कि E जो है वो लेट्स से टोटल एनर्जी है, E जो है वो टोटल एनर्जी है, ठीक है, और K जो है या फिर T हम लिखते हैं नॉर्मली, T जो है दैट इज लेट्स से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। E है टोटल एनर्जी है, T है वो काइनेटिक एनर्जी है, इतना फिलहाल याद रखते हैं, ऑलराइट। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, सॉरी, ये जो पोटेंशियल वेल है, ओके, ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, इसके बाहर निकलने के लिए, ओके, यहां पे पार्टिकल को ये सारी जो एनर्जी है, ये जो वॉल है, इस वॉल को चढ़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इस वॉल को चढ़ने के लिए पार्टिकल को चाहिए इतनी एनर्जी, ओके, V इज इक्वल टू V0, ओके, V इज इक्वल टू V0, सो इफ E total energy is greater than V0, if total energy is greater than V0, particle is a free particle, ओके, ये पार्टिकल जो होगा वो कहलाएगा फ्री पार्टिकल, ओके, उसका बिहेवियर फ्री पार्टिकल जैसा होगा, और उसका जो एनर्जी होगा वो E माइनस V0, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा उसका, वो E माइनस V0 होगा, वो कितना होगा ये पता चलेगा इन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल क्या है, पार्टिकल यहां पे है, यहां पे पार्टिकल बैठा है आपका, ओके, और इस पार्टिकल को आपने सफिशिएंट एनर्जी दे दी कि वो इतना एनर्जी चढ़ सकता है तो ये बाहर निकल सकता है, और बाहर निकल दिया मतलब क्या है कि ये जो पोटेंशियल है जिसकी वजह से पार्टिकल वेल के अंदर था, वो पोटेंशियल अब उस पार्टिकल को पकड़ के रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ये पार्टिकल वेल के बाहर जा सकता है, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय E माइनस V0, तो उस केस में क्या होगा, T विल बिकम E माइनस V0, ओके, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अंदर क्या है, अंदर V इज इक्वल टू 0, मगर उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ओके, V इज 0, सो देन E इज इक्वल टू T, ओके, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी अंदर जब E लेस देन V0 होगा तब काइनेटिक एनर्जी 0, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, एंड ऑल द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, मगर हमने अगर एनर्जी सप्लाई कर दी पार्टिकल को, जैसे एनर्जी इज नाउ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी, तब क्या होगा, पार्टिकल एस्केप कर देगा एंड इट हैज
काइनेटिक एनर्जी बट स्लाइटली रिड्यूस्ड काइनेटिक एनर्जी, रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, रिड्यूस्ड बाय V0। समझ में आ रहा है? मानस क्या कह रहे हैं, मुझे लगा नाइट में क्लास है। ओके ओके, मैंने कल अनाउंस भी किया था कि आज क्लास 5 बजे होगा। एनीवे तो ये समझ में आ गया सबको? कमेंट्स में बता दो मुझे समझ में आ गया है तो, कमेंट्स में बता दो मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया है तो। यस, ओके, योगेश, ऑल राइट, डोंट वरी मानस, क्लास अभी शुरू हुआ है, हमने लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन किया है। ओके वेरी गुड, तो ये आप सबको समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि इसका वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं। ओके, हाउ डू यू राइट द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो ये आपका फाइनाइट पोटेंशियल वेल है। ओके, V is 0, V is infinite, sorry, V is not infinite here, V is V0 और यहां पे भी V is V0। ठीक है, अब हम ये जो पोटेंशियल वेल है जनरली हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a लिखते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे मगर हम इसके 3 रीजन्स बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? पहला रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है और दूसरा रीजन ये है। ठीक है, हर रीजन में फंक्शन अलग अलग होता है। ओके, इन एवरी रीजन द वेव फंक्शन इज डिफरेंट। ऑलराइट, अब वो वेव फंक्शन क्या होगा? दिस वेव फंक्शन साई, इसके अंदर वेव फंक्शन क्या होगा? अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो वेव फंक्शन कैसे दिखता है? पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है और पार्टिकल अगर इससे बाहर नहीं जा सकता तो वेव फंक्शन कैसे दिखता है? मुझे बताओ एक बार, कमेंट्स में बता दो कैसे होता है वेव फंक्शन उस टाइम पे। वेव फंक्शन कैसे होगा? कमेंट्स में बता दो एक बार मुझे, क्या लगता है आपको? नहीं, ये 1D बॉक्स एग्जैक्टली, सुबंत एग्जैक्टली, ये जो वेव फंक्शन है ये 1D बॉक्स जैसा ही होगा। तो अंदर वेव फंक्शन क्या होता है? रूट ऑफ 2/a साइन ऑफ n पाई x अपॉन a। ओके, इसी टाइप का वेव फंक्शन होगा रीजन नंबर 2 में, मतलब इसके अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली 1D बॉक्स जैसा ही वेव फंक्शन होगा। और इसके बाहर वेव फंक्शन क्या होगा? अब जब पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट था, ओके, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी वाज इनफाइनाइट, तब हमने क्या कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इस बॉक्स के बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। मगर अब क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का फाइनाइट वैल्यू है। मतलब अगर एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी तो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी में भी जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल के पास थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल यहां से, ये पोटेंशियल होते हुए भी पार्टिकल थोड़ा सा उस तरफ जा सके। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट और थर्ड रीजन में वेव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू माइनस kx। ओके, इस तरह का वेव फंक्शन हमें मिलेगा राइट हैंड साइड में। ओके, इस तरह का वेव फंक्शन हमें मिलेगा राइट हैंड साइड में। तो इस वेव फंक्शन के लिए एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। यहाँ पे 0 to a हमने लिखा था, उसकी जगह पे ये मैं -a to +a ऐसे लिख देता हूँ। ओके, -a to +a ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली कॉस आएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि e⁻kx जो है ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है और एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे e⁻k mod x आना चाहिए। ठीक है, और तो इतना याद रखो, ये वेव फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, मगर ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो k है ना, ये k वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये k आपको क्या बताता है? k
इंटू एच क्रॉस इज इक्वल टू मोमेंटम, k इंटू एच क्रॉस इज इक्वल टू मोमेंटम। ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। k इंटू एच क्रॉस इज एक्चुअली इक्वल टू मोमेंटम, मतलब k इज इक्वल टू p अपॉन एच क्रॉस। ओके, k इज इक्वल टू p अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला फिलहाल लिख दो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है क्या? नो नो नो, दिस इज नॉट के बी। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए मैं इस तरह लिखूंगा, के बी अगर लिखा तो ये बोल्ट्जमैन है। ओके, ये सिंपली के है। ओके, ये सिर्फ के है, राइट। तो ये के क्या होता है इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। जिन्होंने वेव मैकेनिक्स पढ़ा है फिजिक्स में उनको ये के का मतलब पता होगा। ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वेव का, उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। ये फोर्स कांस्टेंट भी नहीं है। ओके, आपको अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर याद आ रहा है तो उसका फोर्स कांस्टेंट भी नहीं है। ये के एक अलग टाइप का क्वांटिटी है जो वेवलेंथ और टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और ये इसको कभी कभी प्रोपगेशन कांस्टेंट से भी रिलेटेड होता है, या फिर टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है या फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है उससे थोड़ा सा रिलेटेड होता है। से इसकी एग्जैक्ट मतलब में हम नहीं जाते हैं, एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछते हैं, तो इग्नोर करो। सिर्फ इतना याद रखो, के इज इक्वल टू पी अपॉन एच क्रॉस और के एच क्रॉस इज इक्वल टू पी, ठीक है। इतना सिर्फ याद रखो। क्या हुआ योगेश? अच्छा, पता नहीं। ऑलराइट, सो याद रखो, दिस इज नॉट के बी। ओके, दिस के इज अ डिफरेंट कांस्टेंट एंड इट इज अ कांस्टेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ये वेव फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो वेव्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उससे ये के आता है। ऑलराइट, अब इसके आगे जाके एक बार ये वेव फंक्शंस प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। जब तक वेव फंक्शंस प्लॉट नहीं करेंगे आपको उन वेव फंक्शंस का मतलब भी पता नहीं चलेगा ना। तो वेव फंक्शंस प्लॉट करके देखते हैं। हमारा फाइनाइट पोटेंशियल वेल ये है, ये V0 है, ये भी V0 है और ये 0 है, ठीक है। और इसके लिमिट जो है वो -a टू +a है, ठीक है। तो ये x एक्सिस जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ। ओके, दिस इज द x एक्सिस, ऑलराइट, दिस इज द x एक्सिस। और यहाँ पे ओरिजिन है, ये -a है और ये +a है, ऐसे मान लो, ठीक है। अब ये वेव फंक्शन कैसे दिखेगा? ये वेव फंक्शन अगर आपको प्लॉट करना है तो अंदर जो वेव फंक्शन होता है, ग्राउंड स्टेट का फॉर एग्जांपल अगर आपको वेव फंक्शन देखना है तो अंदर वो वेव फंक्शन कुछ इस तरह ही दिखता है, जैसा हमने पहले ड्रॉ किया था। ओके, साइन का जो वेव फंक्शन ड्रॉ किया है ना, अंदर वैसा ही वेव फंक्शन दिखाई देगा, मगर इसके बाहर यही वेव फंक्शन किस फॉर्म में आता है? ये वेव फंक्शन इस तरह का डिक्रीजिंग फॉर्म आता है। ओके, इस तरह का एक डिक्रीजिंग फॉर्म आता है। ये है ग्राउंड स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ द फाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ द पोटेंशियल वेल। अब ये देख के आपको समझ में क्या आ जाना चाहिए, रादर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये, ठीक है। और ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो कि 1D बॉक्स में हमने क्या कहा था? 1D बॉक्स में हमने कहा था कि पार्टिकल बॉक्स के बाहर जा ही नहीं सकता, 1D बॉक्स विद इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। तो बीच में मैक्सिमम था। ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम आता है, राइट। वहां पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और बाहर वेव फंक्शन को हमने 0 कह दिया था। ओके, साई वाज इक्वल टू 0 आउटसाइड द बॉक्स, मगर यहाँ पे साई 0 है क्या? नहीं, वेव फंक्शन 0 नहीं है, वेव फंक्शन 0 से ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स। देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो ये हुआ ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। उसी तरह एक्साइटेड स्टेट का भी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का भी वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं, ताकि आपको 1D बॉक्स और ये वेव फंक्शन जो है इस पे सिमिलैरिटी क्या है वो नजर आएगी। इसका वेव फंक्शन कैसे आएगा? अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कैसा था? वेव फंक्शन कुछ इस तरह था, पहले ऊपर जाता है, फिर नोड आता है, फिर नीचे आता है, राइट। इस तरह का कुछ वेव फंक्शन था। अगर साई स्क्वायर कर दिया, अगर हमने साई स्क्वायर कर दिया तो यही वेव फंक्शन हम किस तरह प्लॉट करते हैं?
ये वेव फंक्शन ऐसे होता है, यहाँ पे नोड है और यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। और ये नॉर्मल हमारा 1D बॉक्स का वेव फंक्शन था, ठीक है। और फाइनाइट पोटेंशियल वेल होगी तो ये वेव फंक्शन अगेन क्या चेंजेस रहेंगे, पोटेंशियल वेल के बाहर ये वेव फंक्शन इस तरह एग्जिस्ट करेगा, जीरो तक जाता रहेगा मगर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब बॉक्स के बाहर भी पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। बट हियर पार्टिकल कैन बी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस आउटसाइड द रीजन, करेक्ट। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि ये जो नीचे जाने वाला पार्ट है, ओके, आउटसाइड द बॉक्स, this height of the wave function is very small. So the probability of finding the particle outside the box is very small. But there is a finite probability of finding the particle outside the box. ठीक है, और mechanics में ही possible है. Okay, this is not possible in classical mechanics. For example, मैं अगर दो दीवारों के बीच में खड़ा हूं और मैं ऊपर जाने के लिए मेरे पास सीढ़ी नहीं है तो मैं कभी पार ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अंदर ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि मैं अंदर हूं, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि मैं बाहर हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स यू विल फाइंड दैट इवन दैट इज पॉसिबल, ठीक है। अब इसका एक रीजन में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपको अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद है, ओके, व्हाट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हैज अ मिनिमम वैल्यू विच इज h क्रॉस अपॉन 2, ठीक है, देयर इज अ मिनिमम वैल्यू h क्रॉस अपॉन 2। मगर इसी का एक मॉडिफिकेशन भी आपने कभी कभी देखा होगा, डेल्टा E इंटू टाउ इज ऑल्सो ग्रेटर दैन h क्रॉस अपॉन 2, डेल्टा E इंटू टाउ इज ऑल्सो ग्रेटर दैन h क्रॉस अपॉन 2। डेल्टा E क्या है, अनसर्टनिटी इन द एनर्जी, और टाउ क्या है, इट इज द लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब उस स्टेट में या उस एनर्जी पे कितनी टाइम तक कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज टाउ, ओके, टाउ इज द लाइफ टाइम, ठीक है। अब सपोज हमने मान लिया कि पार्टिकल की कोई काइनेटिक एनर्जी है, ओके, और उस काइनेटिक एनर्जी का मान लो कि वैल्यू जो है वो यहां पे कहीं, एवरेज वैल्यू जो होता है वो यहां पे कहीं आता है, ठीक है। मगर इस पार्टिकल की एक इस काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू की एक अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। सो देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट दिस पार्टिकल्स एनर्जी कैन एक्चुअली बी हियर, देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट दिस पार्टिकल्स एनर्जी कैन एक्चुअली बी हियर। तो पार्टिकल का एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, अगर आपने फ्लक्चुएट नहीं होगा, अगर आपने बार बार मेजर किया तो यू विल हैव फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ वेरी हाई एनर्जी, ऑफ ऑल्सो फाइंडिंग अ वेरी लो एनर्जी, बट ऑन एन एवरेज पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, ओके, ऑन एन एवरेज पार्टिकल की एनर्जी इतनी है। तो अगर आपने इतनी ज्यादा एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो इतनी ज्यादा एनर्जी जब होती है तब मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिकल का बैरियर जो है वो क्रॉस करके उस तरफ जा सकता है, ओके। सो बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन एनर्जी द पार्टिकल कैन एक्चुअली क्रॉस द बैरियर। समझ में आ रहा है, देयर इज अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द पार्टिकल कैन एक्चुअली एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, ओके। तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और क्रिकेट खेलते वक्त आपको क्या करना है कि लेट्स से, मतलब अब हम गलियों में ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं तो रूल्स अलग होते हैं, मगर मैं तो गली क्रिकेट खेलता था, और गली क्रिकेट मतलब हमारे घर के सामने जो गली है वहाँ पे हम खेलते थे, और ऐसा रोड है, और रोड के उस तरफ, मतलब मैं जब स्क्वायर कट मारूंगा तो उस तरफ एक गेट है, उस गेट को अगर बॉल लगा तो 4 रन्स पक्के, और इस तरफ गया या उस तरफ गया तो 2 रन्स मिलेंगे, गेट से गया तो 4 रन्स है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैं जब बॉल उस गेट तक मारता, गेट की तरफ मारता हूं, तो मेरी तो एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, मैं तेंदुलकर थोड़ी हूं या विराट कोहली थोड़ी हूं, तो मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, तो कभी कभी बॉल गेट के इस तरफ जाता है, कभी कभी बॉल गेट के उस तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है कि बॉल के डायरेक्शन में एक अनसर्टेनिटी है, कभी बॉल यहां सीधा जाएगा और गेट को टकराएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा और गेट को नहीं टकराएगा। तो मैं जब बॉल मारता हूं उस तरफ, गेट की तरफ, तो अनसर्टेनिटी है बॉल में। वैसे ही ये पार्टिकल जब जा रहा है तो पार्टिकल की एनर्जी में एक अनसर्टेनिटी है, और जब भी इस अनसर्टेनिटी की वजह से पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर ऊंची हो जाएगी, बैरियर से, तब पार्टिकल क्रॉस कर पाएगा
और पार्टिकल फॉरबिडन रीजन में भी एग्जिस्ट करना शुरू होगा। ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? टनलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सारे कमेंट्स बंद हो गए, कहाँ है लोग? बताओ मुझे कमेंट्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, आई विल रिपीट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है अनसर्टेनिटी है एनर्जी के। जैसे मैं गेट की तरफ बॉल मार रहा हूं, हमेशा गेट में जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। द बॉल कैन समटाइम्स हिट द गेट, समटाइम्स नॉट हिट द गेट, सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन वेयर द बॉल हिट्स। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो होती है अंदर पार्टिकल की, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, दैट एनर्जी हैज एन अनसर्टेनिटी, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से पार्टिकल कभी कभी इस बैरियर से ज्यादा एनर्जी की स्टेट में भी रहेगा, कभी कम एनर्जी की स्टेट में रहेगा। कम एनर्जी की स्टेट में रहेगा तो ये इस ग्रीन रीजन में, ये ग्रीन रीजन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी गवर्न करेगा। अगर उसकी एनर्जी V0 से ज्यादा तो ये पार्टिकल बैक करके उस तरफ जाके भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऑलराइट, सो आई होप this gives you a very good idea of what uncertainty means and why the Heisenberg uncertainty principle allows the particle to actually cross a potential barrier higher than its total energy. That is because of uncertainty in its energy. इसी का मतलब ऑटोमेटिकली हुआ कि ये बैरियर जितना छोटा है उतना ही पार्टिकल की क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बैरियर जितना छोटा है उतनी ही पार्टिकल की बैरियर क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑलराइट, और इसको हम कहते हैं, वी call this something called as the transmission probability. We call this the transmission probability. Okay, ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या है कि ट्रांसमिट करना मतलब क्या है, यहां से कहीं जाना। ठीक है, तो पार्टिकल अगर बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स वेव फंक्शन कैन ट्रांसमिट थ्रू द पोटेंशियल बैरियर to the other side? What is the probability that its wave function can transmit through the potential barrier to the other side? तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट किया ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है e रेस टू, exp का मतलब है e रेस टू, ठीक है, माइनस 2m v0 माइनस e, 2m v0 माइनस e, just a second, V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस, इसका स्क्वायर रूट होगा मल्टीप्लाइड बाय एल, या सॉरी मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, हाँ सॉरी ये जो 2 है, हाँ करेक्ट। सो दिस इज द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। अब ये जो इक्वेशन है ये मैं कभी याद नहीं रखता, मतलब अभी तो याद है मगर ये इक्वेशन याद रखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ क्या याद रखता हूं, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी और m का रिलेशन क्या है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी और V0 माइनस ई का रिलेशन क्या है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी और a का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको मान लो कि हम कह देते हैं कि माइनस ऑफ के, वेल के नहीं लिखेंगे फिर से, ये जो पार्ट है इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ सी, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसेंशियली क्या लिखा है, t इज ऑलमोस्ट इक्वल टू e रेस टू माइनस सी। ठीक है, ये लिख दिया है। अब सोचो कि c का वैल्यू इंक्रीज हो तो क्या होगा। ओके, क्या सोचना है, c का वैल्यू बढ़ेगा तब क्या होगा। ऑलराइट, c का वैल्यू बढ़ेगा तब क्या होगा, अगर c बढ़ेगा तो माइनस c कम होगा, राइट, c इंक्रीजेस, माइनस c का क्या होगा, माइनस c डिक्रीज होगा। ओके, अगर c बढ़ गया, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, कम होगी। करेक्ट, इफ माइनस c इज डिक्रीजिंग देन e रेस टू माइनस c क्या होगा, e रेस टू का पावर जो है, पावर अगर कम होने लगता है तो वैल्यू भी कम होता है, तो e रेस टू माइनस c भी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब t भी डिक्रीज करेगा।
ठीक है, तो ये अंदर जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया, माइनस साइन छोड़ दो, मगर जो जो इस कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा वो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ओके, ये समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना समझ गए तो ये सारा जो इक्वेशन है ना, कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारा इक्वेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको याद क्या रखना है? याद सिर्फ इतना रखना है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस अगर ए इंक्रीज होगा तो। ओके, ए क्या है? लेंथ ऑफ द बॉक्स। ओके, ए इंक्रीज होगा तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। V0 माइनस ई अगर ज्यादा है तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी। और तीसरी चीज क्या है? मास अगर ज्यादा है तब भी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन चीजें याद रही तो बाकी बाकी सब आ जाएगा। वो पूरा इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा था, फिजिकल केमिस्ट्री ये इक्वेशंस का टॉपिक नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है उसका टॉपिक है। तो ये जो लंबा चौड़ा इक्वेशन हमने लिखा था याद भी मत रखो, मगर इतना याद रखो, याद रख दिया बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब V0 माइनस ई क्या होता है? E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ऑलराइट, तो V0 माइनस ई क्या हुआ? पार्टिकल की एनर्जी से बैरियर की एनर्जी कितनी ज्यादा है। ओके, पार्टिकल की एनर्जी से बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी, बैरियर की हाइट कितनी ज्यादा है, ये हमें पता चल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज द बैरियर हाइट। पोटेंशियल बैरियर का हाइट कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल के पास ऑलरेडी थोड़ी एनर्जी है। ओके, पार्टिकल के पास पूरी सीढ़ी नहीं है, मगर एक छोटा सा स्टूल है, उस स्टूल पे चढ़ के पार्टिकल ऑलरेडी बैठ गया है। पूरी सीढ़ी होगी तो वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकता है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द बैरियर हाइट। ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज द बैरियर विड्थ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द बैरियर विड्थ। ऑलराइट, बैरियर हाइट और बैरियर विड्थ या फिर लेंथ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ओके, लेंथ भी कह सकते हो। ऑलराइट, तो ये जब आप देखोगे, अच्छा एक चीज मुझे यहां पे बता देनी चाहिए थी कि ये जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है, ये एक्चुअली इस तरह के बैरियर के लिए की है। ओके, दिस इज V इक्वल टू V0 और पार्टिकल यहां से आ रहा है और इस तरफ से बाहर आएगा कि नहीं ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन मतलब क्या है? ये जो बैरियर है, इस बैरियर के थ्रू ट्रांसमिट होकर उस तरफ जा सकता है कि नहीं, उसके लिए है। इसके पहले हमने जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल ड्रॉ की थी वो एग्जैक्टली इसके उल्टी थी। ठीक है, गड्ढा था, ये वेल था, यहां पे क्या है? बैरियर है। बैरियर मतलब कुछ रास्ते में आ गया है, तो उस रास्ते में जो आ गया है, जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उसको क्रॉस करके उस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे पता चल जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए ये सब हमने लिखा है। और ए क्या है? दिस इज ए। ओके, ये जो बैरियर का जो विड्थ है वो ए होता है, और ये जो है ये बैरियर की हाइट है, बट दिस इज V0। ओके, दिस इज नॉट V0 माइनस ई। ई क्या है? पार्टिकल की एनर्जी है, और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज्यादा है ये हमें बताएगा ये पार्ट, V0 माइनस ई। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस इफ ए इंक्रीजेस, इफ V0 माइनस ई इंक्रीजेस, और इफ मास इंक्रीजेस। ठीक है, तो m जो है वो मास है, m इज मास। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया है? कमेंट्स में बताओ मुझे, इतना सब समझ में आ गया है तो फिर आगे का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसके बाद वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया है क्या? यस, प्रज्ञा, विष्णु, पल्लवी, शिवा। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर सकता है ये।
ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ओके, और दोनों केसेस में एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से आ रहा है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से आ रहा है। ऑलराइट, ये देख के आपको क्या लगता है, पहले में ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या सेकंड में ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? बताओ। एक इलेक्ट्रॉन, एक बैरियर है या दूसरा बैरियर है, ठीक है, सिर्फ देख के आपको क्या लगता है ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां है, पहले में, दूसरे में, सेकंड? ओके, बाकियों को क्या लगता है? 17 लोग हैं, 3 आंसर्स हैं, सेकंड, ओके, फर्स्ट। ओके, कुछ लोग फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ लोग सेकंड कह रहे हैं। 2 इज मोर देन 1। ओके, देखते हैं। यहां पे ऑफ कोर्स अगर आपने देखा तो ये जो लेंथ है, दिस इज लेट्स से L1, और ये जो लेंथ है ये है L2, एंड व्हाट वी नो इज L1 इज ग्रेटर देन L2। ठीक है, L1 इज ग्रेटर देन L2। और दूसरी चीज जो पोटेंशियल्स है, पोटेंशियल्स के बारे में, ये दोनों V0 ही है। ओके, दोनों का हाइट जो है वो V0 ही है, यही मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब सबके आंसर्स 2 आ रहे हैं। ओके, 2 इज मोर देन 1। ऑलराइट, ओके, ठीक है, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जहां पे लेंथ कम है यहां पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसको अगर T2 कह दिया, इसको अगर T1 कह दिया, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, T2 इज ग्रेटर देन T1। इतना समझ में आ गया है सबको? ऑलराइट, ये कैसे आया T2 इज ग्रेटर देन T1, ये समझ में आ गया? ओके, A इंक्रीज इन 2, करेक्ट, A इज नॉट लार्जर, A इज स्मॉलर इन 2। ठीक है, A का वैल्यू जो है वो सेकंड में छोटा है, L2 इज स्मॉलर देन L1। ऑलराइट, तो ये सबको समझ में आ गया है? ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बैरियर पोटेंशियल ऐसा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ से, एक बैरियर पोटेंशियल ऐसा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ से। ओके, ये जो लेंथ है ये L है, ये भी L है, ये हाइट है V1, ये हाइट है V2, एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, अगेन ये फर्स्ट केस है, यहां पे लिख देते हैं T1, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फॉर 1, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फॉर 2। किसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 1 या 2? इसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 1 या 2? दोनों का विड्थ जो है, दोनों का थिकनेस जो है वो सेम है, ये देख लो, ये नोटिस कर लो। किसकी ट्रांसमिशन ज्यादा है, T1 है या T2 है? योगेश को लगता है T1 है, विष्णु को लगता है T2 है, को लगता है T2 है, 2। ओके, अब इसका आंसर देखो, हमने यहां पे क्या लिखा है, बैरियर का हाइट है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी उतना ही कम है। बैरियर का हाइट जितना ज्यादा है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी उतना ही कम है। हाइट ज्यादा किसका है, इसका हाइट ज्यादा है, तो इसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब हमें यहाँ है T1 इज स्मॉलर देन T2, तो T2 का ज्यादा होगा। ओके, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है क्या? अब ठीक से समझ में आ रहा है सबको, सुनाई दे रहा है? आई थिंक अब सुनाई दे रहा होगा। ओके, ठीक है, सो T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ में आ गया यहाँ पे? अब ये सब याद रखना भी जरूरी नहीं है। ओके, हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला से क्या रिलेशनशिप आते हैं वो देखे, मगर इससे भी एक बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इससे भी मान लो कि यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन तो लिखा है, मगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप खुद खड़े हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप खुद खड़े हो
और आपको उस तरफ जंप मारनी है। ओके, आपको यहां से यहां तक जंप मारनी है। कौन सी केस में आपको लगता है कि आप जंप मार पाओगे, पहली या दूसरी? कौन सी केस में आप जंप मार पाओगे? ज्यादा इजी कहां पे है, इसमें या उसमें? कौन सी केस में इजी है बताओ? कौन सी केस में इजी है? इसमें ऑब्वियसली देख रहे हो, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एग्जैक्टली हमारी तरह सोचते हैं, जितनी लंबी जंप मारनी है उतना ही ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कम होगी। लॉन्गर इज योर जंप, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज लेसर। ओके, इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जैक्टली हमारी तरह सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आप खड़े हो और यहां पे भी आप खड़े हो, क्या लगता है कौन सी जंप मुश्किल है, पहली या दूसरी? कौन सी जंप मुश्किल है, पहली या दूसरी? विच जंप इज टफर, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? कौन सा जंप मुश्किल है ज्यादा? फर्स्ट है ना। फर्स्ट मुश्किल है, इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम होगी। ठीक है, मान लो तो अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, ज्यादा इक्वेशन के बारे में सोचना ही नहीं। आप मान लो कि उस पार्टिकल की जगह आप खड़े हो और आपको उस बैरियर के ऊपर से जंप करके जाना है। आप चूज करो कि कौन सा इजीएस्ट है, कौन सा डिफिकल्ट है। ओके, इमीडिएटली पता चल जाएगा, ज्यादा इक्वेशन के बारे में सोचने की जरूरत ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक और देखते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली जंप मार रहा हूं यहां पे, ठीक है, एक केस ये है, और दूसरा केस ये है कि मेरे पीठ पे सामान दे दिया है, एक बैग दे दिया है, बैग में भारी भारी पत्थर भरे हैं और पत्थर को लेके मुझे जंप मारना है। क्या मैं पत्थर को लेके जंप मार सकता हूं? कम होती है। इसका मतलब क्या है? फॉर सेम बैरियर, फॉर सेम बैरियर, transmission probability of an electron, transmission probability of an electron is greater than transmission probability of a proton. Transmission probability of an electron is much greater than transmission probability of a proton. मास ज्यादा होगा तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, बहुत सारा सामान, बहुत सारी एक पत्थरों से भरा हुआ बैग लेके जंप करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का फुल्का जा रहा है, एकदम से जंप मार के वो दूसरी तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को तो पंख भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इस तरह ये आप सोच सकते हो कि वो पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जगह पे आपको इमेजिन करो, आपको जो डिफिकल्ट जाएगा वही इलेक्ट्रॉन को भी डिफिकल्ट जाएगा, या फिर उस पार्टिकल को भी डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, इसका एक और एप्लीकेशन आपने कहां पे देखा है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में देखा है। ओके, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है? जहां पे एक एग्जाम्पल आपने देखा है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म्स में ये इफेक्ट देखा है। कहां देखा है? बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, और यहां पे एक हाइड्रोजन है, मगर यहां पे ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, और इसका ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक जब होगा, ओके, ये बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि नहीं, ये जब चेक करना होता है तब आप ऐसा कुछ करते हो। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर होगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो होना चाहिए। ओके, इफ दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्लो देन दिस बिकम्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्लोली ब्रेक होगा? विच बॉन्ड विल ब्रेक स्लोअर? तो ये जो बॉन्ड है, यहां पे एक कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे कार्बन और ड्यूटेरियम है। ओके, सो द बॉन्ड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर CH एंड CD बॉन्ड्स। ठीक है, CH एंड CD बॉन्ड्स, और इन दोनों बॉन्ड्स के लिए हम इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों बॉन्ड्स के लिए हम ग्राफ सेम टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डिसोसिएशन का जो पोटेंशियल वेल कहते हैं हम लोग, वो ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे बैठा है
यहाँ पे बैठा है यहाँ पे बैठा है कार्बन, और बेचारा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे भी कार्बन बैठा है, यहाँ पे बेचारा हाइड्रोजन बैठा, यहाँ पे बेचारा ड्यूटेरियम बैठा है, सॉरी। ओके, और दोनों को जाना है उस तरफ, दोनों को जाना है उस तरफ, बाहर निकल के जाना है ताकि बॉन्ड डिसोसिएट हो। ठीक है, तो ज्यादा लोड किसके पास है, ज्यादा मास किसका है, ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम को यहां से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन कंपैरेटिवली इजीली बाहर निकल सकता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, इसीलिए रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, rate of removal of hydrogen will always be faster than rate of removal of deuterium। ठीक है, तो अगर आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या इसका जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि नहीं, ये अगर आपको डिटरमाइन करना है तो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लो, एक में हाइड्रोजन है और एक ड्यूटरेटेड बेंजीन है, और अगर दोनों का रेट अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट काम कर रहा है, ड्यूटेरियम स्लो होगा, हाइड्रोजन फास्ट होगा। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को ये पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके उस तरफ जाना है ताकि वो डिसोसिएट हो सके। ऑलराइट, सो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटम टनलिंग। समझ में आ गया सबको? ऑलराइट, ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का एग्जांपल समझ में आ गया है सबको, कैसे करना है बता दो मुझे कमेंट्स में। यस, ओके, नेक्स्ट, कैसा लगा ये एग्जांपल? एग्जांपल अच्छा लगा है तो सबसे पहले जाके लाइक बटन दबाओ। चलो चलो, लाइक बटन दबा नहीं रहे हैं सब लोग जाके इमीडिएटली लाइक करो इस लेक्चर को। लाइक्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। लाइक्स कम हो गए, सीरीज कंटिन्यू नहीं होगी। सोचो आपको और लेक्चर्स चाहिए या नहीं चाहिए? यस, थैंक यू प्रज्ञा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आ गए। अब लग रहा है क्वांटम टनलिंग इजी। किसी को और कोई डाउट्स है क्वांटम टनलिंग में? यस, योगेश ने लाइक कर दिया है। शिबा, यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आज की क्लास में मजा आ रहा है सुमंत, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है ना, आज क्लास 5 बजे तो कोई नींद में नहीं है, नहीं तो रात को नींद 9 बजे सब लोग सोने की जल्दी में होते हैं, तो शायद आज का क्लास ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, ऑलराइट, ओके, वेरी गुड। तो अगर ये कॉन्सेप्ट इजी हो गया है तो देन परफेक्ट। यही मेरा इरादा था कि ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाए आपके सबके लिए। ऑलराइट, ठीक है, हर दिन मजा आता है। ओके, योगेश इज वेरी एंथुजियास्टिक। योगेश एकदम जोश में लेक्चर्स अटेंड करता है। ओके, ठीक है, तो क्वांटम टनलिंग का डिस्कशन आज यहीं पे रोक देते हैं। ऑलराइट, फिर से मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके भले के लिए ही बता रहा हूं आपको कि ये जो बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 5 सितंबर को, डैम का भी है और गेट का भी है। मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर दिस। 1 सितंबर से पहले अगर करोगे, इफ यू रजिस्टर बिफोर द 1st of September, इस महीने में अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर 9172266888। फिर से याद करो, 9172266888। फिर से बोलो, 9172266888। कॉल करो, रजिस्टर करो, क्विकली रजिस्टर करो। जितना जल्दी करोगे उसी में उसका आपका ही फायदा है। ऑलराइट, सो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपके साथ ये लेक्चर्स करते हुए, और आपको भी अच्छा लग रहा है ये सुन के, मुझे और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो लाइक्स आते रहिए, लाइक्स देते रहिए, एंड अगले लेक्चर तक मेरी तरफ से आपके लिए अलविदा। ऑलराइट।